हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिनकी एक सीरीज हम लोग कम्प्लीटली एक सीरीज़ के तौर पे काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक 4 प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। हम लोग लूसेंट की ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो बुक है, इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 900 के करीब क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप ध्यान रखेंगे, टेट, सी टेट, जी इस तरह के जितने भी टेट होते हैं, इन सारे के क्वेश्चंस हैं जो कि सीडीपी में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्नों की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या फिर जितने भी टेट होते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने 407 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब हम इसके आगे 408वां प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ऑप्शन है पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक। देखिए, ये इस प्रकार की तो कोई अवस्था होती ही नहीं है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। ये 3 प्रकार की ही अवस्थाएं होती हैं। पारंपरिक, सबसे पहला होता है पूर्व पारंपरिक, फिर होता है पारंपरिक और अंत में आता है उत्तर पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 409 है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिक। देखिए, अगर आपको बहुबुद्धि सिद्धांत में बहुत सारे बुद्धियों के बारे में चर्चा की गई थी। तो अगर आपको एयरफोर्स का पायलट बनना है तो आपके अंदर गतिक बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि आप एयरफोर्स में अगर पायलट बनने जा रहे हैं तो आप जहाज़ को ही उड़ाएंगे, और जहाज़ में होती है गति, तो आपके पास गतिक बुद्धि जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी क्या हैं? यानी कि बुद्धि का जो स्पीयरमैन ने परिभाषा दिया था उसमें उन्होंने 2 कारकों के बारे में जिक्र किया था, एक जी और एक यस। वही पूछ रहा है कि जी कारक होता क्या है। ऑप्शन है आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर वैश्विक बुद्धि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बुद्धि। जी का मतलब होता है जनरल, जी का मतलब क्या होता है? जनरल। और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, इन्हीं 2 प्रकार की बुद्धियों के बारे में स्पीयरमैन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 411 है, निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? ऑप्शन है कि विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। ऑप्शन बी है कि कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों की द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन सी है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ऑप्शन डी है कि क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। देखिए, अगर आपको किसी भी समाज में लिंग की समानता का मानदंड अगर आपको तय करना है कि क्या उस समाज में जो लिंग की समानता है कि नहीं, यानी कि जो लड़के और लड़कियां हैं क्या उनको समान मात्रा में हर जगह जो है कि लड़कियों को भी लाया जा रहा है कि नहीं, तो आप किसी भी स्कूल के कक्षा 12 में चले जाइए और वहाँ जाके देखिए कि क्या लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। अगर समान है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर लिंग जो है कि समानता के मानदंडों का पालन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 412 है कि व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किससे करता है? ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है कि व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। ऑप्शन सी है कि सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एकरूप बनाने में। या फिर डी है कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने के लिए। यही होता है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान। शिक्षक को व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो व्यक्तिगत अंतर रखेगा, यानी कि वो 2
किसी दो स्टूडेंट्स में अगर अंतर करना जान जाएगा तो वो समझ जाएगा कि अगर इस बालक को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमें किस प्रकार उसे पढ़ाना चाहिए। हमें शाम को हो सकता है एक्स्ट्रा कोचिंग लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। इस बच्चे को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इसको नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन है कि परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ऑप्शन बी है कि क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। ऑप्शन सी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। या फिर ऑप्शन डी है कि परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। देखिए ध्यान रखेंगे कि अगर विद्यालय आधारित आकलन होगा तो बच्चे में रचनात्मकता की क्या होगी, रचनात्मकता का सृजन होगा। कहने का सेंस ये है कि जब विद्यालय आधारित आकलन होता है यानी कि क्या हो रहा है, आपका जो आकलन है वो विद्यालय में हो रहा है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो विद्यालय में हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम विद्यालय में हो रहा है तो आपके टीचर ही आपका एग्ज़ाम भी लेंगे, और जब आपके टीचर आपका एग्ज़ाम लेंगे तो आप उनके सामने क्या होगा, एकदम खुल के आंसर देंगे। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी बोल देंगे, हो सकता है कि आप अपने लैंग्वेज में भी बोल दें जो आप घर पे बोलते हैं। आप कम डरेंगे तो आपके अंदर की जो रचनात्मकता है वो खुल के बाहर आएगी। ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 414 है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ऑप्शन है कि निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, पोर्टफोलियो आकलन या फिर समस्या समाधान आकलन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियो आकलन। क्यों होगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब कभी भी हमको कह दिया जाता है, अब इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों से कहा जा रहा है कि आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। उनसे कहा गया कि किताब ले लो और उसमें लिख के बताओ कि आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हो। तो अब जब हम कभी भी कॉपी पेन लेके और किसी चीज़ का जो है कि जब निर्धारण करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, पोर्टफोलियो आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415 है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मकता स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है कि बच्चे की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। या फिर ऑप्शन डी है कि बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो गलती आप में है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, अगर वो बच्चा गलती कर रहा है आपके बहुत अच्छा पढ़ाने के बावजूद, तो ज़रूरी है कि आप अपने शिक्षण विधि में बदलाव करें। अब आप चाहें कुछ भी बदलाव करें, लेकिन वो बच्चा अगर गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आपके शिक्षण जो है कि शिक्षण विधि की जिम्मेदारी है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416 है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने की में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि। ऑप्शन है आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी है कि बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन सी है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। या फिर ऑप्शन डी है कि कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो देखिए 416 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कुछ बच्चे असफल हो रहे हैं आपकी कक्षा में तो इसका पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की क्या है, आपको आवश्यकता है। बच्चे असफल हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की कोई गलती नहीं है, आपको अपने पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और आकलन की प्रक्रियाओं पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है अगर लड़का असफल हो रहा है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ऑप्शन है कि जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है कि जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। या फिर ऑप्शन सी है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। या फिर अंतिम
ऑप्शन है ऑप्शन डी कि जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर फिर से आपसे कह रहा है कि आकलन पद्धति जो है कि सर्वोत्तम क्षमता को कौन पोषित करेगा। तो आपका जो है कि जो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हैं ना, वही आप क्या करेंगी, जो है कि आकलन पद्धति को विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेंगी। ठीक है, जहाँ पर भी विभिन्न शिक्षण विधि दिखे समझिए कि वो आपका पॉजिटिव आंसर है, तो वही आपको मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418। वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन बी है कि बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। या फिर ऑप्शन डी है कि बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे कह रहा है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है। देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है ये समझ लीजिए। देखिए बच्चा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर बच्चा मान लीजिए कि पहले खुद पढ़ता है और खुद पढ़ के वो मान लीजिए कि 30 नंबर लेके आता है 100 में से। अब वो चला गया गुरुजी के पास, अपने स्कूल चला गया, अब स्कूल जाता है तो वो अब पढ़ के 70 नंबर लेके आता है उसी पेपर में। पहले वो 30 लेके आता था, अब वो 70 लेके आ रहा है जब उसको मदद मिलने लगी। तो इसके बीच का अंतर कितना हुआ, यानी कि 40 नंबरों का फर्क हुआ। इसी नंबर्स को हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि पहले उसका कितना था और अब उसके निष्पादन में कितना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। पहले 30 था और अब सहायता के बाद 70 हो गया, और इसी के बीच जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं जेडपीडी। उसे हम क्या कहते हैं, जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की। या फिर डी है कि एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। इसी को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 420। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है कि अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। ऑप्शन सी है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। या फिर डी है कि लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ये कहीं ना कहीं विभेदीकरण का उदाहरण क्या है, नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो केवल शब्द है इसके वजह से ही ये निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। केवल अगर किसी भी सेंटेंस में है तो आप समझिए कि वो सेंटेंस किस प्रकार का है, निगेटिव सेंटेंस है। तो अगर आपसे कह रहा है कि उदाहरण नहीं है या फिर कौन सा गलत है, इस तरह का अगर कहता है तो यही निगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 421 है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो। ऑप्शन है कि अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। या फिर ऑप्शन डी है कि आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो 421 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अगर एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष है यानी कि उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए कि कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई असमीज़ बोलता है, इस प्रकार के अगर बच्चे बैठे हैं तो वो क्या करेगी, जो अध्यापिका है, तो वो पहले तो अपने विद्यार्थियों के सामाजिक पृष्ठभूमि को जो है कि
अपने आकलन में सम्मिलित करेगी, यानी कि वो ध्यान देगी कि हमारे क्लास में मलयाली भी है, असमीज़ भी है, वो सबका जो है कि इस चीज़ का ध्यान रखते हुए वो क्वेश्चन पेपर बनाएगी या फिर समझाएगी, कुछ भी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ऑप्शन है कि कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, या फिर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवधारणा का उल्लेख नहीं किया, या फिर ऑप्शन सी है कि कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर डी है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। 422 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोहलबर्ग क्या ये बहुत बड़ा आलोचना हुआ उस समय, इन्होंने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कहीं कहीं से भी महत्व नहीं दिया। और एक और चीज़ कहा जाता है कि ये महिलाओं को जो है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, अपना जो इन्होंने जो है कि सिद्धांत बनाया, ये केवल पुरुषों के लिए ये ज़्यादा रूल बना दिए थे, यही उसका आलोचना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 423 की गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान करेगा, आत्मबोध यानी कि खुद की सिर्फ बात हो रही है। ऑप्शन है ए संगीतमय, अंतः वैयक्तिक, आध्यात्मिक, या फिर भाषा विषयक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतः वैयक्तिक। देखिए अंतः वैयक्तिक और अंतरा वैयक्तिक के दो शब्द आते हैं, इन दोनों शब्दों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अंतर वैयक्तिक का मतलब होता है जब व्यक्ति खुद में झांक के देखता है और अपने आप से कहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ या फिर खराब हूँ, उसको कहते हैं अंतः वैयक्तिक। ध्यान रखिएगा, जब हम खुद में झांक के देखते हैं कि हम सही हैं कि गलत हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं अंतः वैयक्तिक। और वहीं अंतरा वैयक्तिक होता है जब हम दूसरों को देखते हैं, यानी कि हम दूसरों को देख के और उनमें कमियां या फिर उनकी अच्छाइयों के बारे में हम जब कहते हैं उसको हम कहते हैं अंतरा वैयक्तिक। इस बात का ध्यान रखेंगे कि शब्दों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424 की इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ऑप्शन है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन बी है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन सी है कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, या फिर डी है कि विकास प्रबलन व दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, विकास जो है कि परिपक्वन और अनुभव, भाई आपके पास अनुभव, आपके अंदर परिपक्वता आएगी तो आपके अंदर क्या आएगा, अनुभव आएगा, और तब आपका क्या होगा, विकास होगा। बाकी तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं, आप एक बार और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 425 है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है। ऑप्शन है कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर डी है कि बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तो 425 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। देखिए पियाजे ने अपने जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसमें भाषा को कहीं से भी इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया। वहीं वाइगोत्स्की ने चिंतन को कहीं से भी शामिल नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है कि इन लोगों में डिफरेंस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 426 है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश डैश होते हैं। आपसे कह रहा है कि सामान्य पुरुष में XY गुण होते हैं, यानी कि पुरुष में X और Y गुण होते हैं, जबकि महिला में कौन से गुण होते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन है कि XX गुण, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र, या फिर X गुणसूत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XX गुणसूत्र। ध्यान रखेंगे कि पुरुषों में XY होता है, यानी कि X और Y दोनों डिफरेंट होगा, और वहीं महिलाओं में XX, यानी कि महिलाओं में दोनों के दोनों क्या होते हैं, XX होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ध्यान रखेंगे कि पुरुषों में डिफरेंट होता है, पुरुषों में X और Y होता है, महिलाओं में सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवा काल की अवधि है। ऑप्शन है कि जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, या फिर 2 से 3 वर्ष तक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 2 वर्ष को हम शैशवा काल की अवधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 428, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से विशिष्ट सामान्य, या फिर साधारण आसान। तो देखिए आपसे कह रहा है कि विकास से की ओर बढ़ता है,
तो देखिए विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये प्रश्न का जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सामान्य का मतलब क्या कि पहले हम नॉर्मल चीज़ें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाथ है, तो पहले हम हाथ के पूरे पंजे का प्रयोग करना सीखते हैं, यानी कि पूरे एक लकड़ी का कोई गट्ठर रखा है तो इसको हम उठा के यहाँ से वहाँ रखने का कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे उंगलियों में, हमारे हथेली से पहले हम काम कर रहे थे, अब धीरे धीरे हमारे उंगलियों में जान आती है तो हम क्या करते हैं, लिखना से सीख लेते हैं। तो लिखना ही क्या है, विशिष्ट काम है ना। ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, जिनके हाथ कांपते होंगे या फिर जिनको हाथ में प्रॉब्लम होगी वो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो लिख लेगा यानी कि उसके उंगलियों में भी दम आ गया, तो वो क्या है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो जो विकास होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 429 है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, ऑप्शन है कि समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो ध्यान रखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग देना। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था समीपस्थ विकास, वो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ और कह रहा है कि जब हम वयस्क हो जाते हैं या फिर हमारे पास बुद्धि ज़्यादा आ जाता है तो जो हमारे छोटे हमारे हैं यानी कि जो भी बच्चे छोटे के वर्तमान स्तर के हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका हम एक तरह से सहयोग करते हैं कि नहीं। कोई भी बच्चा है वो अब हमने कुछ सीख लिया और कोई अभी 4 क्लास या फिर 5 क्लास का बच्चा अगर आपको मिलेगा तो आप उसका क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सहयोग करेंगे, है कि नहीं। उसका आप सहयोग करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको आप बता देंगे कि आपको मैथ में किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपने वो क्लासेस पार कर ली हैं, तो वो कहा जाता है सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, यहाँ पे समीपस्थ विकास को एक बार और समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे कहा कि सहयोग देना, तो आप समझ गए कि भाई कोई छोटा बच्चा, आप सहयोग दे दिए, उसको बता दिए कैसे पढ़ना है। लेकिन अब आपसे कहे कि समीपस्थ विकास तब क्या होता है, तब ये कहेंगे कि मान लीजिए कि बच्चा पहले 40 नंबर लेके आता था, जब आप सहयोग दे दिए तो वो 50 नंबर लेके आने लगा, तो उसका जो समीपस्थ विकास हुआ वो कितने का हुआ, 10 नंबर का हुआ। ध्यान आया कि नहीं आया, इसको कहते हैं समीपस्थ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430 की नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। ऑप्शन है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या फिर अहम केंद्रिता। ठीक है, तो जो 430 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसातकरण। क्या कहते हैं, आत्मसातकरण। इन सारे शब्दों को जब हम थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे, इन सारे शब्दों को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सारे शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431 की मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश डैश के बजाय डैश डैश अधिक है। ऑप्शन है अहम केंद्रित, सामाजिकृत, सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववाद, सामाजिक केंद्रित या फिर परिपक्व या फिर अपरिपक्व। तो 431 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देखेंगे समाजीकृत और अहम केंद्रित होता है। देखो क्यों, मध्य बाल्यावस्था में बच्चा है, इसका जो भाषा होगा वो समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा होगा। वो सिर्फ मध्य बाल्यावस्था में है बच्चा, तो उसके अंदर अभी समाजीकृत तो जो है कि उसकी भाषा नहीं हुई होगी ना। अभी कैसी भाषा होगी, अहम केंद्रित होगी, यानी कि वो खुद में अभी सिमटा होगा, मतलब वो खुद अपना ही बोलता रहता होगा। उसकी भाषा अभी समाजीकृत नहीं हुई है, मतलब वो कुछ भी बोल देगा, वो ये नहीं सोचने जाएगा कि समाज में किसी को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, वो इस तरह नहीं, अहम केंद्रित है, उसको जो मन कर रहा है बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 432 की बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम या फिर डी की वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। 432 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ बाल केंद्रित शिक्षा में कहीं ना कहीं शामिल है। ठीक है, उनके हस्तपरक गतिविधियाँ कराई जाती हैं ताकि उनका हस्तपरक जो है कि स्ट्रांग हो, उनका हाथ भी स्ट्रांग हो, उनके हाथों में जान आए, है कि नहीं, इस प्रकार की गतिविधि हम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 433 की कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि, स्थानिक, शारीरिक
गतिबोध, संगीतमय या फिर भाषाई। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो है संगीतमय। जब बच्चा कीबोर्ड जो है कि अच्छे से बजा ले रहा है और संगीत अच्छे से मधुर संगीत बजा रहा है, यानी कि उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? संगीतमय बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434 की जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, ऑप्शन है कि नीतिपरक, लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद या फिर सही दृष्टिकोण। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहा है, वो पहले ही एक अपना अवधारणा बना लिया कि लड़के जो है कि गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? लिंग पक्षपातीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 435 के शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम पर का अधिकतर प्रयोग करना, या फिर डी है कि याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436 की निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या फिर डी है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो 436 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे कह रहा है कि कौन बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो देखिए तीनों बाल विकास के सिद्धांत हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। जो इंडिया में बच्चा पैदा हुआ वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, 2 वर्ष में वो भी वही हरकतें करेगा जो अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा 2 वर्ष में हरकतें करेगा, है कि नहीं? तो दोनों के विकास क्रम सेम है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, सारे क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, आगे बढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई बच्चा बहुत कम ही समय में बहुत कुछ सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत समय में बहुत कुछ नहीं सीख पाता, ये बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 437 की निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार कराना चाहिए, शुरू और अंत में, या फिर डी है कि आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो 437 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि आकलन करने के लिए आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आप मतलब शिक्षण अधिगम जो आकलन जो है कि शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया मतलब आप पढ़ा रहे हैं उसी में आप उसका आकलन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आकलन लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत है कि नहीं? तो ये बात समझना चाहिए। 438 है कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, और बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। सी है कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, या फिर डी है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। तो जो 438 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको भी पता है कि वाइगॉत्स्की जो है कि सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं, मतलब ये कि वो ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो समाज में रहकर ज़्यादा सीखता है कि नहीं? अपने से बड़े बुजुर्गों से वो के पास रहता है तो ज़्यादा सीखता है। और यही यहाँ लिखा है कि बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ध्यान रखिए कि वाइगॉत्स्की सामाजिक अंतःक्रियाओं से ही सीखने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी है कि खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, या फिर डी के निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
तो देखो जो 439 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 440 है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब कि बच्चा अगर त्रुटियां कर रहा है तो कौन सा कथन सत्य बताना है। ऑप्शन है कि असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। सी है कि बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। या फिर डी है कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर ध्यान न दे। तो देखिए ये बात भी आप नहीं कर सकते कि उनकी त्रुटियों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। त्रुटियों पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के हो सकता है बड़ी त्रुटि कर दे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। देखो बच्चे त्रुटियां तो करेंगे, बच्चे त्रुटियां करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कि उन पे ध्यान ही ना दें। आपको ध्यान देना है और उन्हें करेक्ट करना है, क्योंकि वो उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक अंग है। आप बताएंगे कि आप त्रुटि कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 441 कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। कौन सा कथन है? शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। या फिर बी है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। या फिर सी है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर डी है कि जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे उपेक्षा शायद लिखना चाह रहा होगा, उपेक्षा करनी चाहिए। तो 441 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आप ही का कर्तव्य है कि आप प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 442 की प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या मतलब है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति या फिर भौतिक और सांसारिक संसार की जटिल शक्तियाँ। 442 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रकृति का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, है ना, हवा पानी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें प्रकृति हैं हमारी। तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ये सारी क्या आती हैं? प्रकृति में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 443 की जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। या फिर डी है कि बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। आपसे कह रहा है कि कौन कथन सबसे उपयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जनसंचार के माध्यम से कह रहा है कि समाजीकरण का जो है कि कौन सा कथन सबसे उपयुक्त आपको बता रहा है। तो ये हो जाएगा कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। 444 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन है परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या फिर राजनीतिक दल। तो देखिए समाजीकरण का प्रमुख कारक क्या होगा? समाजीकरण का एक प्रमुख कारक कौन होगा? प्रमुख कारक तो देखिए परिवार होगा। आपसे प्रमुख पूछ दिया तो प्रमुख कारक जो है कि क्या होगा? परिवार होगा। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया आपके परिवार से ही शुरू होती है। राजनीतिक दल तो बहुत बाद में आते हैं। कंप्यूटर तो खैर बहुत बाद की चीज़ है। और आनुवंशिकता से समाजीकरण का कोई ताल्लुक नहीं है। समाजीकरण का मतलब ये कि जब आप समाज में इंटर कर गए और समाज में इंटर करते ही आपको मिल जाता है आपका परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 445 कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चों को प्रेरित करने, बच्चों को डांटने या फिर बच्चों को नियंत्रण में रखने। 445 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को प्रेरित करने। ठीक है,
मतलब कह रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश डैश की योग्यताओं का आकलन करते हैं। किसका आकलन का योग्यता करते हैं, किसकी योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की व्याख्या, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, या फिर सही उत्तर का निर्माण करने। तो 446 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो कहीं से भी आपको उत्तर की व्याख्या करने के लिए नहीं कहते हैं। आपको एक क्वेश्चन मिला है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब उसमें आपको बस स्मरण करना है, आपको याद करना है कि पूछ दिया कि पियाजे ने पियाजे ने कितने चरण दिए थे जो है कि विकास के, 2, 3, 4 या फिर 5। अब आपको सिर्फ याद करना है कि आपने क्या पढ़ा है और आप आराम से उसको मार्क कर देंगे। इसमें उत्तर की व्याख्या करने के लिए नहीं कहता है, उत्तर की पहचान करने के लिए ज़रूर कहता है, लेकिन आप सिर्फ पहचान तो कर नहीं सकते ना। कि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में बैठे और पहचान करके मार दिए 4, ऐसा तो है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्यास्मरण करना पड़ेगा। आप पहले का पढ़े हैं उसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 447 है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, या फिर मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। समाजीकरण में क्या शामिल नहीं है आपको ये बताना है। तो 447 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकी संचरण। अनुवांशिकी संचरण समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। ऊपर भी हमने देखा, देखिए अनुवांशिकी समाजीकरण का मतलब है आप जब समाज में इंटर कर गए, यानी कि आप अपने मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो आप जब पैदा हुए और पैदा होने के बाद आप शैशवावस्था से बाहर निकले, यानी कि जब समाजीकरण में आप आए, घर में आए, है ना, घर में आप समझने योग्य हो गए, उस समय समाजीकरण चालू होता है। आनुवांशिकता तो खैर वो तो बहुत ही पहले की चीज़ हो गई कि आपको आनुवांशिकता में क्या क्या मिला हुआ है ये सारी। 448 है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा, विकास क्षेत्र, या फिर जीन। इसका जो सही आंसर होगा वो हमने अभी पहले भी देखा था, स्कीमा, अवधारणाएं। 449 है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, और बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो देखिए 449 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। देखिए आप देखेंगे वाइगॉत्स्की ने भी यही कहा था। आप देखेंगे कि बच्चा क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि जो कोने में बैठ के अपने से ही लगते हैं बोलने, और अपने से ही बोलने लगते हैं बोलते बोलते, तो वो क्या करते हैं ना, अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे ना कि कोई छोटा बच्चा होता था ना पहले क्या, अभी भी उसको आप कोई काम बोलेंगे, आप उसको 5 रुपये, आप उसको 10 रुपये दे दिए और कह दिए कि 2 रुपये का ये ले लेना, 4 रुपये का ये लेना, 5 रुपये का ये ले लेना, तो कितना हो गया, 2, 4, 5, मतलब 5, 4, मान लीजिए 1 रुपये का ये हो गया, तो 10 रुपये हो गया। अब वो ना जितने रास्ते में जाएगा ना वो याद करते हुए जाएगा कि 1 रुपये का क्या लेना है, 4 रुपये का क्या लेना है, 5 रुपये का क्या लेना है। वो खुद से बोलते जाएगा कि वो भूल ना जाए। तो इसीलिए वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोल रहा है, और यही बात वाइगॉत्स्की बोले थे कि वो बच्चा स्वयं से बोलता है बहुत ज़्यादा। 450 है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार में इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शिक्षिका को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। बच्चे माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहें, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है कि उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं, कठोर दंड, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों को घरेलू जीवन से जोड़ता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सारे तो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 451 है कि एक प्रभावी कक्षा में ऑप्शन ए है कि बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। ऑप्शन बी है कि बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वो मौखिक और शारीरिक मानदंड का प्रयोग करता है, बिल्कुल गलत है। कि बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और ऐसा उन्हें लगता है कि वैसा ही करते हैं,
फिर से ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी है कि बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें लगता है वैसा ही करते हैं। ऑप्शन डी है कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक का सहायता लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक प्रभावी अगर कक्षा है तो वहाँ पर बच्चे जो होंगे अधिगम को सुगम बनाने के लिए अपने जो है कि शिक्षक से मार्गदर्शन लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर जो है कि पहला क्यों गलत होगा, पहला भी आप लोग दे ही रहे होंगे। देखिए पहला इसलिए गलत होगा ना कि यहाँ पे लिख दिया है ना कि नियमित रूप से परीक्षा लेता है। देखो यार, नियमित रूप से परीक्षा आप नहीं ले सकते किसी का, मतलब आप नियमित रूप से परीक्षा लेंगे तो उसके अंदर डर हो जाएगा कि वो हर बार 10 नंबर पा रहा है, 5 नंबर पा रहा है, 4 नंबर पा रहा है, तो उसके अंदर डर नहीं बैठाना है आपको। परीक्षा तो अवॉइड करना होता है, परीक्षा को आपको कम से कम लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 452 की ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ऑप्शन ए है कि शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, या फिर डी है कि अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। बड़े असंबद्ध भाग, ठीक है। 452 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। आप समझ रहे हैं, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि असंबद्ध भाग, ज्ञान का एक बड़ा असंबद्ध भाग, यानी कि जो संबद्ध ही नहीं है, आपसे कहीं उसका कोई संबंध नहीं है, असंबद्ध भाग है, ये शिक्षार्थियों के अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन ही बनाएगा। 453, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं कि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, या फिर डी है कि क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया। तो देखिए 453 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, ठीक है। 454 है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। देखिए आपको इस समय ना कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा से कई सारे सवाल पूछ लिए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ठीक है। तो 454 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी कह रहा है कि सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ठीक है। देखिए इस समय कोहलबर्ग ने बहुत सारे नैतिक स्तर दिए हैं बच्चों के, तो ये जो स्तर है कि आप मेरे लिए करें और तब मैं आपके लिए करूँगा, ये बच्चा कब बोलता है, जब सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि सहायक उद्देश्य क्यों है, देखो उसका ना उद्देश्य है, वो आपकी सहायता तभी करेगा कि जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हुई। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आप किसी बच्चे से कहते हैं कि जाओ मार्केट से ये सामान लेके आओ, तो वो कतराता है जाने से, वो कहता है कि नहीं खेलना है, ये है वो है। लेकिन आप वही कह दें कि जाओ 10 रुपये का सामान ले लेना और 5 रुपये तुम कुछ खा लेना, तो वो उस काम को ज़रूर करता है, ठीक है ना, और दौड़ के करता है कि नहीं। और आप इस तरह से कुछ पैसे दे के उससे बहुत सारे काम करवा सकते हैं। या तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वो कह रहा है कि हम सहायता तभी करेंगे जब हमारे उद्देश्यों की क्या होगी, पूर्ति होगी। तो यही एक तर्कड़ा। और भी बहुत सारे स्तर हैं, जैसे इन सारे स्तरों का भी मतलब है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। इस समय बच्चा क्या होता है ना कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई ख़राब ना कह दे, है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे या फिर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, है ना, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये काम होता है। दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण ये सबसे पहला स्टेज होता है। इस समय बच्चा डर डर के मतलब दंड और आज्ञा पालन करता है कि पिताजी मारने लगेंगे मैं ये काम नहीं किया तो, या फिर क्रिकेट खेलने गए लेकिन जल्दी से भाग के आ गए घर, ये पहला स्टेज होता है। सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण ये आपका जो है कि सहायक उद्देश्य के बाद का जो है कि स्टेज होता है। सामाजिक अनुबंध यानी कि इस समय बच्चा सामाजिकता में थोड़ा बहुत सीखने लगता है कि भाई हमें समाज में कैसे बोलना चाहिए,
ये कुछ स्टेजेस थे, ठीक है। 455 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। ऑप्शन है अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है। 455 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। देखिए अधिगम आपका नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, आप पढ़े लिखेंगे नहीं, आपका विकास उतना ही कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ना लिखना ही नहीं आता है अधिगम के अंतर्गत, अब चाहे वो कोई भी कौशल हो, आप एक क्रिकेटर हैं, आप उसका अधिगम अगर नहीं लेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आप अगर उसका अधिगम नहीं लेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, ठीक है। ऐसे जो भी क्षेत्र में आप हैं उसका अधिगम लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 456 कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऑप्शन बी है कि विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, या फिर डी है कि विकास संशोधन योग्य होता है। 456 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ये विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी है कि हमारी संस्कृति से ही जो है कि शासित होता है हमारा विकास। संस्कृति से शासित का मतलब कि हमारे घर की जो संस्कृति है सिर्फ उसी से हमारा विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम समाज में भी निकलते हैं, है कि नहीं, हम कुछ बुरे लोगों से भी मिलते हैं, ठीक है, तभी तो हम अच्छे बुरे और इन चीज़ों का ज्ञान कर पाते हैं और तभी तो हमारा विकास होता है। तो विकास केवल इससे नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। 457 क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, ऑप्शन है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, ऑप्शन सी है कि शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है, या फिर डी है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। तो देखिए डी तो वैसे बिल्कुल ही गलत है 457 में, जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके, ठीक है। यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा, कि भाई बालक को आप इस योग्य बनाइए कि वो जो है कि शिक्षा जो है कि समस्याओं को टैकल कर पाए। 458 है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है कि बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। ऑप्शन है कि बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, या फिर सी है कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है, या फिर डी है कि बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो 458 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। यही है बुद्धि के बारे में जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 459 कि लिंग, जेंडर, पक्षपात डैश डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, ऑप्शन है कि अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, या फिर सी है कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, या फिर डी है कि आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। तो देखिए इसमें भी तो डी ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, यही लिंग पक्षपात होता है कि आप लड़के और लड़कियों से क्या कर रहे हैं, भिन्न व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 460 की एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है।
ऑप्शन है कि उन्हें याद कराने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। देखिए गलत है, याद करने की बात हो गई, गलत हो गया, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है कि बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, आप ये कह देंगे कि उसके अंदर क्षमता नहीं है, आपको ये नहीं कहना चाहिए। ऑप्शन सी है कि माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों को ट्यूशन लगवाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। ट्यूशन लगवाना बहुत ही खराब शब्द है। ऑप्शन डी है कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल यही बात क्या होती है, सही हो जाएगी। ठीक है, आप उनको गृह कार्य जो दे रहे हैं उनमें उनको सहयोग दीजिए, ठीक है, या फिर जो कुछ भी गतिविधि करा रहे हैं उनमें सहयोग करें, आप सहयोग की भावना से उनके साथ रहें बस। 461 है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन है कि सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। ऑप्शन बी है कि सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। ऑप्शन सी कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। या फिर डी है कि बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। देखिए 461 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, विद्यालय की यही भूमिका है कि आप सभी बच्चों को समान अवसर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 462 की अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? यदि बच्चे की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, देखिए दंड आ गया मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तथ्यात्मक जानकारी देकर हो सकता है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देकर, ये बात भी सही है। या फिर डी के बच्चों को सूचनाएँ लिखकर उन्हें याद करने को कहकर, याद करना तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 462 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी 462 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देकर। आप अवधारणाओं को बदलना है, समझ रहे हैं, आपको अवधारणाओं को बदलना है। आप उनकी फिर से अवधारणा ही लेंगे तो उनको लगेगा कि सही है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों को एक गलत अवधारणा ये है कि किस प्रकार की अवधारणा ले सकते हैं यहाँ पे, बच्चों को मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को लेके एक गलत अवधारणा बन गई है, ठीक है ना, आपको पता है कि वो गलत है, तो आप मान लीजिए कि क्लास के सामने बुलाकर उनको कहें कि आप उस अवधारणा को सबको बताओ, तो वो तो बहुत ही अच्छे से बता देगा और उसको लगेगा कि ये सही भी है। तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको अवधारणा को बदलना है तो आप उनको तथ्यात्मक जानकारी दीजिए उसके बारे में, ठीक है ना, कुछ भी तथ्यात्मक मतलब उसका फैक्चुअल नॉलेज दीजिए कि बाबू देखो ये जो तुम समझ रहे हो ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, 463 है कि जब एक बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि ऑप्शन है कि पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। पुस्तकों को पढ़ाना बच्चों को उनको गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। या फिर डी है कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन ही हमको सही लग रहा है कि आप सिर्फ एक प्रमाण पत्र अगर देना शुरू कर देंगे, जो कि अभी भी मान लीजिए दिया जाता है कि बच्चे पुस्तक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पास होना है और उन्हें वो प्रमाण पत्र चाहिए। तो ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, तो प्रमाण पत्र वाली बात बहुत ज़्यादा सही है नहीं। हम लोग सिर्फ इसलिए बुक पढ़ते हैं, पढ़ के ख़त्म करते हैं कि हमारा नंबर अच्छा आ जाए, हमारा मार्कशीट मिल जाए हमको, है ना, फेल का मार्कशीट ना मिले, पास का मार्कशीट मिले, ये वो होता है। 464 है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है? सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान के शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम में बंधे रहना। कठोरता शब्द बिल्कुल गलत है, ठीक है।
परीक्षा के लिए तैयार करना, ठीक है ना, परीक्षा के लिए तैयार करना भी बिल्कुल एक तरह से क्या है, एक निगेटिव वर्ड हो जाता है कि नहीं। ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वयं चिंतन की सुविधा देना। ऑप्शन सी कह रहा है कि सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। सही उत्तरों के लिए आप तैयार करेंगे, परीक्षा के लिए तैयार करेंगे, ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 465 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है कि बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं या जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। या फिर डी है कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। तो 465 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी, कि बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप ना बच्चों की गलतियों से बहुत कुछ पहचान सकते हैं कि वो किस प्रकार की गलती कर रहा है और वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। उसकी गलती से बहुत कुछ पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वो किस प्रकार सोच रहा है ये आप उसकी गलतियों से ही पहचान सकते हैं उसको। 466 प्रश्न है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। ऑप्शन है कि आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों को पढ़ाया और बच्चों ने सीखा, माने शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। या फिर डी है कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। 466, ठीक है। तो देखिए 466 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा है ना कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्यों है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्यों है। तो आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने जो है कि शिक्षण की भी जो है कि परिपुष्टि होती है, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम से बहुत सारी चीज़ें हम छात्रों के बारे में समझ सकते हैं। 467 है कि व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश डैश के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं? वैज्ञानिक पद्धति, पारंपरिक तर्कण, आगमनात्मक तर्कणा या फिर डी निगमनात्मक तर्कणा। 467 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है ना। व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना ये सब वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। वाइगॉत्स्की के 468 कह रहा है कि वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन है कि स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 468 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या? संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए वाइगॉत्स्की हमेशा समाज और संस्कृति की ही बात करते हैं, ठीक है ना। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही बात वाइगॉत्स्की ने भी कहा था। 469 है कि कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। या फिर बी है कि शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। या फिर सी है कि शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। या फिर डी है कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा कहें। तो 469 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा कहें,
ठीक है ना। अगर कोई त्रुटियां कर रहा है उसे खुद कहो कि फिर से आप जांच करो कि आपने जो आंसर लगाया है, जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपने कहाँ गलती किया, आप खुद फिर से चेक करिए, ठीक है ना। आप ये उसी को काम दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 470 है कि व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है, ठीक है। ये प्रश्न ये पहले भी आ चुका था। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, या फिर डी है कि सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्तुत शैली को एकरूप बनाने में। तो 470 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है इसी सीरीज में, अभी हम लोग कर रहे थे ऊपर प्रश्न ये था। 471वां प्रश्न है, 471 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। ये प्रश्न भी अभी आ चुका था ऊपर। क्या छात्राओं को विद्यालय के से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना कक्षा 12 में 12 कक्षा 12 यहाँ पे होना चाहिए। कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, या फिर डी है कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कक्षा 12 में पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना आप करिए और वहीं पे आप लिंग समानता के मानदंड को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 472 की प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है कि परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभव से उत्पन्न होता है, या फिर डी है कि अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो 472 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे डी नहीं होगा। प्रगतिशील शिक्षा आपसे पूछा हुआ है, एकत्रीकरण आपको नहीं करना है। आपको कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। 473 बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। वैश्विक बुद्धि, आनुवंशिक बुद्धि, उत्पाद बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि। तो सही आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 474 की बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। ये प्रश्न भी इसके पहले आ चुका है। अंतराव्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक, भाषिक या फिर गतिक। देखिए पायलट बनना है तो आपके पास गतिक बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको प्लेन उड़ाना है, तो गति होती है प्लेन में, तो गतिक बुद्धि होनी चाहिए। देखिए सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, ठीक है। तो प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखिए, ये सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जोड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। ऑप्शन है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर उत्तर पारंपरिक स्तर। इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 476। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि प्रासंगिक ज्ञान की बात कर रहा है। प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और यह किसने कहा था। लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर या फिर यूरी ब्रॉनफ्रेशब्रेनर। 476 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की। वैसे भी आप ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे संस्कृति की बात कर रहा है ना। जब भी समाज और संस्कृति की बात करता है तो लेव वाइगोत्स्की वहाँ पर आ जाते हैं सही आंसर में। 477 है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, ऑप्शन है कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। ऑप्शन बी है कि लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, या फिर सी है कि वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है।
या फिर डी है कि विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। तो देखिए 477 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। ठीक है। 478 है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? देखिए आपसे फिर से वही प्रश्न पूछ दिया। ऑप्शन है पोर्टफोलियो आकलन, निबंधात्मक आकलन, या फिर घटनावृत्त अभिलेख, या फिर समस्या समाधान आकलन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन, ऑप्शन है कि परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। ऑप्शन बी है कि परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ऑप्शन सी है कि क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। या फिर डी है कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। देखिए प्रश्न भी इसके पहले आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रचनात्मक प्रतिपुष्टि करता है विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 480 है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, या फिर उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। आपसे कह रहा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है आपसे। देखिए 480 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर को जो है कि मनोसामाजिक सिद्धांत कहता है। ठीक है ना। देखिए मनोसामाजिक का मतलब हो गया कि समाज में हमारी मनोस्थिति कैसी होती है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत यही कहता है कि देखिए उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, मतलब हमको ये बताता है कि कुछ लोग उद्यमी हैं और कुछ लोगों में हीनता का जो है कि भावना होता है। यही समाज में हमारा जो है कि दशा होता है। 481 है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ऑप्शन है कि इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक के क्षेत्र के विकास में हो। देखिए केवल आ गया तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी है कि कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी की विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। या फिर डी है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है, सबके साथ आप समान व्यवहार नहीं कर सकते। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसको सही से बता रहा है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन आप करेंगे। ठीक है। 482 है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में? समस्या, संसाधन, बाधा, या फिर परेशानी। 482 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? संसाधन। ठीक है ना। मतलब आपसे ये कह रहा है ना कि बहुभाषी है कक्षा, मतलब कि उसमें बहुत सारे भाषा के बच्चे बैठे हैं, तो ये एक प्रकार से तो संसाधन हुआ। मान लीजिए कि एक बच्चे को एक भाषा नहीं आ रहा है, एक को एक नहीं आ रहा है, दोनों आपस में बैठे और सीख लिए, तो ये आगे चल कर उनको काम ही तो देगा। तो ये हो गया। और सिर्फ भाषाएं क्यों, उनकी संस्कृति और उनसे और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। 483 शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। ऑप्शन है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, या फिर बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। देखिए कमज़ोर और उत्कृष्ट आप नहीं कह सकते, कठोरता शब्द आ गया ये वैसे ही निगेटिव, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सही है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। देखिए शिक्षार्थी की असफलता वहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की है। तो 483 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 484 जो प्रश्न है, डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ऑप्शन है कि पावलोव, किसने कहा है? युंग, पियाजे, या फिर स्किनर। देखिए नन्हे वैज्ञानिक की बात अगर कभी भी आएगी, कीवर्ड याद रखिएगा, नन्हे वैज्ञानिक कहा था पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है,
क्या अर्थ है बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना? ये कहीं ना कहीं गलत है। आप बच्चों को शिक्षण का अनुकरण करने के लिए नहीं कह सकते। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, देखिए ये बात सही लग रहा है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये बात भी आप नहीं कर सकते। पूर्ण रूप से स्वतंत्र देंगे तो वो बिगड़ने के भी खतरे हैं। और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये बात तो ठीक है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सटीक बन रहा है ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये बात भी सही है, लेकिन इससे भी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर या फिर प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। ये आप करेंगे तो बाकी बच्चों में हीनता की भावना का शिकार हो जाएंगे बाकी बच्चे। उस पर एक भाषण दे दिए तो आपने किया ही क्या? कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के निर्देश लिखकर, ये बात कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में थोड़ा तोड़ने की बात है, लेकिन ये देख लीजिए ये बात थोड़ा सा ठीक लग रहा है। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे, आप कोई सहायता ही नहीं देंगे तो आपको खड़ा किस लिए किया गया है? आपको उनको बहुत कम सहायता देनी है, आपको उनको बताना है ना, कि आप जो है कि जटिल परिस्थिति में अगर पड़ गए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। आपको उनकी सहायता करते हुए आपको चलना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि आप उनसे कहेंगे कि अगर कोई जटिल समस्या है तो पहले उसको छोटे हिस्सों में तोड़ो, यानी कि उस कुछ छोटे छोटे कर्म के, और तब उसमें आप सफलता पा सकते हैं। 487 है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। ऑप्शन है कि एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो देखिए 487 का जो सही और सबसे सटीक आंसर बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है बी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। सिंपल सी बात है कि हम जो पढ़ते हैं उतना हम लिख नहीं सकते। हमने पूरा पढ़ाई किया 150 नंबरों का, लेकिन हमारे आते 100 110 हैं, है कि नहीं? तो हम पूरा थोड़ी वहाँ पर ले जाके लिख पाएंगे। 488 विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश डैश नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का? ऑप्शन है अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित और एड़ी से चोटी। ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 489 है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखिए जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है, जन्म से भी पहले प्रारंभ हो गया रहता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। विकास पृथक नहीं होता, विकास एकल आयामी भी नहीं होता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 489 का सही आंसर हो जाएगा ए। 490 देख लेते हैं कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुकरण व वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर डी है कि वातावरण के प्रभाव के कारण। देखिए 490 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम और वातावरण की जो अन्योन्य क्रिया होती है उसी के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। हम यूपी में रहते हैं, कोई जो है कि मान लीजिए कि कोई केरल में रहता है, तो हम एक दूसरे से भिन्न हैं क्योंकि उनके लैंग्वेज, उनके रहने सहने का स्टाइल, हर चीज़ अलग है। तो क्या है, वातावरण में जो परिवर्तन हुआ हमारे बीच भी परिवर्तन हो गए, इसी को कहते हैं व्यक्तियों में भिन्नता। 491 है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश डैश भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य, गौण या फिर कम महत्वपूर्ण। तो देखिए परिवार तो बिल्कुल मुख्य भूमिका निभाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा। 492 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। आपको बताना है कि पियाजे का जो 4 अवस्था है उनमें से कौन एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा,
अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, या फिर डी है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य। तो देखिए आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक में अनुकरण प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल नहीं करता, कल्पनापरक खेल नहीं करता। अनुकरण तो वो बहुत ही पहले प्रारंभ कर देता है, औपचारिक में तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। शैशवावस्था में देखिए वो कहीं से भी अनुमान और ये अनुप्रयोग करने के लायक तो होता ही नहीं है, अभी बहुत छोटा है वो बच्चा। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार बिल्कुल उसके अंदर नहीं होता है। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन है अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्यय चिंतन, या फिर प्रतीकात्मक विचार। 493 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकरण। देखिए वो कार्यकरण पे है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इतना सोच रही है कि कुछ हमको सुखाना है, जैसे कपड़े, तो जैसे हमने कपड़े डाल दिए, ठीक है, धूप में, तो वो सूख जाएंगे। माने हमको सिर्फ इतना पता है कि अगर कपड़े सूख रहे हैं तो उसका जो कारण है वो कौन है, धूप है। तो कार्यकरण पे ही सिर्फ वो सोच पा रही है, वो और नहीं सोच रही है कि वहाँ पर हवा भी है ना, या फिर हवा से भी कपड़े सूख सकते हैं। वो सिर्फ इतना जानती है कि कपड़े जो है कि धूप में जल्दी सूख जाते हैं, और इसका वो सिर्फ एक रीज़न है, वो है कार्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 494। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश से भिन्न होता है के बजाय डैश डैश। ध्यान रखिएगा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश से भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। ऑप्शन है आकार, मूर्त, परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म, या फिर मात्रा, प्रकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकार, मात्रा। ध्यान रखेंगे कि पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, वो भी मात्रा, उतनी ही मात्रा में चिंतन करता है, लेकिन क्या है कि उसके पास अभी समझ नहीं विकसित हुई होती है। तो वो ये सोचता है कि वो किसी भी चीज़ को देख के सोचता है कि इसका रंग लाल क्यों है, इसका रंग पीला क्यों है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए अब हमारी सोच क्या है, हमें तो ये पता है कि ये लाल क्यों है, अब हमें उसके और भी रीजंस पता हैं कि वो लाल क्यों है। मान लीजिए पत्तियों का रंग हरा है, बच्चा नहीं जानता है वो हरा क्यों है, तो वो ये इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सोचेगा। तो देखिए वो मात्रा तो बहुत है उसके सोचने की, बहुत सोच रहा है, और अंत में जाके उसको जब पता चलता है, लेकिन ये बात हम तो और अंदर की चीज़ों को सोचते हैं कि भाई पत्तियाँ सांस कैसे लेती हैं। तो प्रकार हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन मात्रा सेम होती है। वो भी उतना ही सोचता है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि समस्या डिफरेंट है। सोचेगा तो वो भी उतना ही, क्योंकि उसको भी एक समस्या मिल गया कि ये ऐसा क्यों है, अब सोचेगा तो वो भी उतनी ही मात्रा में। तो ध्यान रखेंगे। 495 है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या फिर जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ध्यान रखेंगे कि वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज में जब जाता है अपने वयस्कों और समवयस्कों, मतलब अपने साथ खेलने कूदने वालों के साथ ही जब रहेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठाइए, वो बहुत सीखेगा। 496 है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो जो कोहलबर्ग है वो कहीं ना कहीं नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 497 है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका देता है, शिक्षिका देती है, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो देखिए जो 497 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको पढ़ेंगे और इसको मिलाएंगे। देखिए आपसे कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष कौन है, माने कि कौन से
कक्षा कक्ष में बिल्कुल जो केंद्र है वो बिल्कुल बालक है। तो एक ऐसा कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, वही क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है ना। आप दंड दे दिए, ये बिल्कुल गलत हो गया। इस प्रकार से ये सारे आंसर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं याद कर लो, ये बात बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पे कह रहे हैं एकमात्र संसाधन है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 498 बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता है, फिर सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो देखिए 498 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय होता है। सामर्थ्यों का क्या होता है, समुच्चय होता है। 499 है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश डैश काल है। कौन सा काल है, माने भाषा विकास के लिए अहम, महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष या फिर कम महत्वपूर्ण। देखिए प्रारंभिक बचपन काल कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो 499 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति संवेदनशील। जो प्रारंभिक बचपन काल है, इस समय बच्चा अच्छे अच्छे लैंग्वेजेस को सीखने और बोलने भी लगता है, इसलिए ये अति संवेदनशील काल माना जाता है। आज का 500वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि आकलन बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है बच्चों में, और सीखने को, या फिर बी है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या फिर सी है कि सीखने में सुधार का एक तरीका है, या फिर डी है कि बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो देखिए जो 500 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है, आकलन मतलब आपका जब परीक्षा होता है वो क्यों होता है, क्योंकि सीखने में सुधार, यानी आपने जो सीखा उसमें कितने सुधार की ज़रूरत है कि नहीं, उसी का एक तरीका है। तो ये थे कुछ आज के 100 क्वेश्चंस जिसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। लुसेंट बाल विकास में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, और इस सीरीज़ को आप फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको अगर इसमें कोई भी प्रश्न में डाउट है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।